नमस्कार सभी को, मेरे चैनल हिंदी बाय ज्योति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे समास। समास समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। क्या अर्थ होता है? संक्षेपीकरण मतलब कि किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से छोटे रूप में लिख सकते हैं, उसको हम कहते हैं संक्षेपीकरण। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक नया शब्द बनाते हैं। क्या? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं जिसका अर्थ हो। ठीक, तो एक समास। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण। संक्षेप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम जितने छोटे छोटे रूप में दिखा सके या फिर बता सके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़ते हैं आपस में और उन शब्दों से एक नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? समास। ठीक है, जहाँ पे हम दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ेंगे या फिर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब हम एक नया शब्द बनाएंगे और उसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, उसे हम कहते हैं समास। अब समास में होता क्या है, जैसे कि मैंने लिखा राजमहल। राजमहल, ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं? राजा का महल। उसी तरीके से माता पिता, तो क्या लिख सकते हैं हम? माता और पिता। इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे कि समस्त पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं और उत्तर पद किसे कहते हैं। समस्त पद पहला होगा हमारा, दूसरा होगा पूर्व पद, तीसरा होगा उत्तर पद। तो जब हम समस्त पद की बात करते हैं तो समस्त पद में होता क्या है कि जब हम एक नया शब्द बना रहे हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं? समस्त पद। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा राजा का महल। ये क्या हो जाएगा? राजमहल। तो ये जो राजमहल है यही हमारा क्या है? समस्त पद है। ये जो राजमहल है यही क्या है? ये समस्त पद है। अब इसी को हम क्या करेंगे? राजमहल को अगर हम टुकड़ों टुकड़ों में करके देखें तो क्या हो जाएगा? राजा, धन, महल। तो पहले क्या आ रहा है? राजा आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है? महल आ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा राजा, ये हो जाएगा पूर्व पद, और जो महल हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर पद। पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का क्या मतलब होता है? पहले, या फिर आप प्रथम कह सकते हो। उत्तर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो पहले के बाद दूसरा। तो जो पहले आ रहा है जैसे राजा, तो ये पूर्व पद हो जाएगा। महल क्या हो जाएगा? उत्तर पद। और इन्हीं दोनों को जब हम जोड़ करके लिख रहे हैं राजमहल, तो ये हो जाएगा आपका समस्त पद। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं और समस्त पद किसे कहते हैं।
अब इसमें और भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि पाठशाला। पाठशाला, तो पाठशाला क्या है? ये है समस्त पद। समस्त पद, यही अगर हम इसको अलग अलग कर दें, ठीक है, तो हो जाएगा पाठ प्लस शाला। ये क्या हो जाएगा आपका? पूर्व पद, और शाला क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पद। उसी तरीके से कुछ और उदाहरण देखते हैं। शरणागत। शरणागत, तो शरणागत ये आपका क्या हो जाएगा? समस्त पद। समस्त पद, और अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो शरण प्लस आगत। आगत, तो शरण क्या हो जाएगा? पूर्व पद, और आगत क्या हो जाएगा? उत्तर पद। ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे समास विग्रह की। समास विग्रह, अभी मैंने आपको ऊपर बताया समास का मतलब होता है जोड़ना, संक्षेपीकरण। विग्रह का मतलब होता है अलग करना। अलग करना, ठीक। तो कैसे हम कह सकते हैं? जैसे मैंने लिखा, पहले हम लिखेंगे समस्त पद, और इधर समास विग्रह। समास विग्रह, तो समस्त पद में मैं उदाहरण ले लेती हूँ फिर से। युद्ध भूमि। युद्ध भूमि, इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि। दूसरा, ऊपर जैसे मैंने लिखा था पाठशाला, तो ये समस्त पद हो जाएगा। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पाठ के लिए शाला, मतलब जहाँ पे हम पढ़ने के लिए जाते हैं। तीसरा हो सकता है शरणागत। शरणागत, तो ये क्या हो जाएगा? शरण में आगत। ये आपका हो जाएगा समास विग्रह। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि समास के कितने प्रकार होते हैं, और उन सभी प्रकारों को हम अलग अलग देखेंगे। तो समास के प्रकार। समास के प्रकार, तो पहला प्रकार है अव्ययी भाव समास। दूसरा प्रकार है आपका तत्पुरुष समास। तीसरा है आपका कर्मधारय समास। चौथा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास। पांचवा है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। छठा है बहुव्रीहि समास। जब हम अव्ययी भाव के समास की बात करते हैं, अव्यय का मतलब होता है ऐसे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता।
ना वचन के रूप में, ना क्रिया के रूप में, ना विशेषण के रूप में, ना लिंग के तौर पे, कहीं पे भी कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय वैसे शब्द होते हैं जिनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, जैसे यथा, तथा, यदि, कदी। हाँ, ये सब ऐसे शब्द हैं जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अब अव्ययी भाव समास में होता क्या है कि पहले जो होता है इसका जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। हमने ऊपर देखा कि दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद ही क्या होगा? समास होगा। और जब हम अव्ययी भाव समास का विग्रह करते हैं तो उत्तर पद पहले लिखते हैं। ठीक है, जब हम अव्ययी भाव समास में समास विग्रह करेंगे तो उत्तर पद हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने एक वाक्य लिखा, यथा शक्ति। ठीक है, तो इसमें जो अव्यय है वो है यथा। ठीक है, ये परिवर्तित नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं पूर्व पद और उत्तर पद को ध्यान में रखते हुए, तो इसका पूर्व पद क्या हो जाएगा? इसका पूर्व पद हो जाएगा यथा और उत्तर पद हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा शक्ति। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह करते हैं तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। ये हो जाएगा शक्ति के अनुसार। अभी मैंने आपको ये बताया कि अव्ययी भाव समास ऐसे समास होते हैं जिनमें कि कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता उन शब्दों में। और अव्ययी भाव समास में जो पूर्व पद होगा वो प्रधान होगा। मतलब कि किसकी महत्ता होगी? यथा, जो अव्यय शब्द है उसकी महत्ता होगी। और लेकिन जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो जो उत्तर पद है वो पहले लिखा जाएगा। अव्ययी भाव समास में जो उत्तर पद है वो पहले लिखा जाएगा। एक और उदाहरण के तौर से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा आजीवन। आजीवन यह एक शब्द हो गया जिसमें मैं लिखती हूँ पहला पद पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद। तो पूर्व पद में क्या हो जाएगा? आ, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर हो जाएगा जीवन। अब इसका हम करेंगे समास विग्रह। समास विग्रह ये हो जाएगा जीवन भर। जीवन भर। जीवन हमारा उत्तर पद है, लेकिन जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है? पहले आ रहा है। तो जब भी हम अव्ययी भाव समास में समास विग्रह करेंगे तो उत्तर पद पहले आ जाएगा। उसी तरीके से हो सकता है एक और शब्द आमरण। ये समस्त पद हो गया। पूर्व पद में क्या हो जाएगा? आ, और उत्तर पद में मरण। जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? मरने तक। उसी तरीके से हो जाएगा यथाशीघ्र। यथाशीघ्र। जब हम यथाशीघ्र बोल रहे हैं तो ये तो समस्त पद हो गया। तो यथा क्या हो जाएगा? पूर्व पद। शीघ्र क्या हो जाएगा? उत्तर पद। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? जितना शीघ्र हो सके। जितना शीघ्र हो सके।
मतलब जितनी जल्दी हो सके। उसी तरीके से एक वाक्य और लिखते हैं, जैसे बखूबी। बखूबी, तो ये तो हो गया आपका समस्त पद। पूर्व पद क्या हो जाएगा? ब। उत्तर पद क्या हो जाएगा? खूबी। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा खूबी के साथ। ठीक है। अगला जो समास है वो है तत्पुरुष समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। जब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान नहीं होगा बल्कि उत्तर पद प्रधान होगा, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच में आए कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक आप लोगों ने पढ़ा होगा, कर्ता कारक ने कर्म कारक को करण कारक से संप्रदान के लिए अपादान। तो इसमें जो कर्ता है पहला और अधिकरण कारक जो अंतिम है, उन दोनों को छोड़ करके बाकी कारक चिन्हों का, उनकी विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक। तो जैसे तत्पुरुष समास की अगर हम बात कर रहे हैं तो तत्पुरुष समास में मान लीजिए मैंने लिखा माखन चोर। मैंने लिखा माखन चोर। अब ये तो हो गया समस्त पद, ये हो गया आपका समस्त पद। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा माखन को चुराने वाला। माखन को चुराने वाला। ठीक है। तो यहाँ पे को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो ये हमने क्या किया? कर्म के आधार पर किया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे देखेंगे, पहले कर्म के आधार पर देखेंगे, फिर करण के आधार पर देखेंगे, संप्रदान के आधार पर अपादान, संबंध, अधिकरण। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कर्म कारक से। तो पहला हो जाएगा आपका कर्म कारक के आधार पर इसकी जो विभक्ति चिन्ह होती है वो होता है को। तो इसी का हम प्रयोग करके करेंगे, लिखेंगे तत्पुरुष समास, पढ़ेंगे। तो एक तो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया माखन चोर, दूसरा हो सकता है गगन चुंबी। गगन चुंबी, ये हो गया समस्त पद। जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला। गगन को चूमने वाला। उसी तरीके से हो सकता है यश प्राप्त। यश प्राप्त, तो ये तो हो जाएगा आपको समस्त पद। जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे भी को शब्द आया है, यहाँ पे भी को आया है। तो जब हम कर्म कारक को पढ़ते हैं तो कर्म की जो विभक्ति चिन्ह होती है वो को होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? को का प्रयोग किया। अब इसमें बोला जा रहा है कि उत्तर पद प्रधान होता है। तो हम गगन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसकी बात कर रही हैं? गगन को चूमने वाले की, विशेषण की बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर पद प्रधान होगा। उसी तरीके से हम बात करेंगे करण कारक। करण कारक जिसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। ठीक। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं आपको तो हो जाएगा हस्तलिखित। हस्तलिखित
ये हो गया आपका समस्त पद। अब विग्रह करेंगे, क्या हो जाएगा? हस्त से लिखित। उसी तरीके से दूसरा हो सकता है ज्ञान युक्त। ज्ञान युक्त क्या हो जाएगा? ज्ञान से युक्त। ज्ञान से युक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करण कारक में हमने से शब्द का यहाँ पे लोप हो जा रहा है। अगला है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। के लिए उदाहरण लिख सकते हैं हम, रसोई घर। रसोई घर तो क्या हो जाएगा इसका? रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। उसी तरीके से हो सकता है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा तो क्या हो जाएगा? गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा। एक और देख लेते हैं, हो सकता है युद्ध भूमि। युद्ध के लिए भूमि। युद्ध भूमि तो हो जाएगा युद्ध के लिए भूमि। अब यहाँ पे मैंने जिस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है, के लिए, के लिए, के लिए, और यहाँ पे भी रसोई घर के लिए, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया संप्रदान कारक। अगला है आपका अपादान कारक। अपादान कारक जिसका विभक्ति चिन्ह होता है से। तो हम क्या कर सकते हैं? उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं रोग मुक्त। रोग मुक्त अलग होने के अर्थ में होता है से। अपादान से मतलब ये अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, तो रोग मुक्त तो हो जाएगा रोग से मुक्त। हम क्या हो रहे हैं? रोग से अलग हो रहे हैं, इसलिए हम अपादान कारक का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने करण कारक पढ़ा तो उसमें भी से था। यहाँ पे जिस से का हम प्रयोग कर रहे हैं ये अलग होने के अर्थ में कर रहे हैं। ठीक है, तो रोग मुक्त, रोग से मुक्त। उसी तरीके से धनहीन। धनहीन तो क्या हो जाएगा? धन से हीन। हीन मतलब यहाँ पे हो गया कि समाप्त हो गया है। जो धन हमारे पास था वो खत्म हो चुका है, तो क्या हो रहा? हम उससे धन से अलग हो रहे हैं एक तरीके से, इसलिए यहाँ पे से का प्रयोग किया गया है। उसी तरीके से हो सकता है धर्म भ्रष्ट। धर्म से भ्रष्ट मतलब हम क्या हो रहे हैं? धर्म से अलग हो चुके हैं, धर्म से भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए अपादान कारक में हमने से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया है अलग होने के अर्थ में। उसी तरीके से आगे है आपका संबंध कारक। संबंध कारक संबंध का तात्पर्य, इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है का, के, की। उदाहरण तौर पे मैंने लिखा राजपुत्र तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। उसी तरीके से दूसरा गंगा जल। गंगा जल तो ये क्या हो जाएगा? गंगा का जल। उसी तरीके से जल धारा क्या हो जाएगा?
जल की धारा। फिर घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, घुड़ दौड़ क्या हो जाएगा? घोड़ों की दौड़। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे का, की जैसे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, इसका जो चिन्ह है में है और पर है। ठीक, उदाहरण के तौर पे दानवीर, दानवीर तो क्या हो सकता है? दान में वीर। उसी तरीके से हो सकता है सिर दर्द, सिर दर्द तो क्या हो जाएगा? सिर में दर्द। तो यहाँ पे क्या हुआ? मैंने में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि ये अधिकरण कारक है, इसलिए। अगला है आपका कर्मधारय समास। आगे हम देखेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण या फिर विशेष्य, उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल कर आती हैं कि जब भी हम कर्मधारय समास की बात करते हैं तो यहाँ पे या तो पदों में विशेषण और विशेष्य, दूसरा उपमेय और उपमान, इन दोनों का संबंध दिखाया जाएगा। अब हम जब बात करते हैं विशेषण की और विशेष्य की, तो विशेषण जिसकी विशेषता बताई जा रही है, मतलब विशेषता जो बताई जा रही है, और किसकी विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण का मतलब होता है जहाँ पे हम संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेष का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसके बारे में बोला जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मैंने बोला कि मोहन अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या है? उसकी विशेषता को हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम किसकी विशेषता बता रहे हैं? मोहन की विशेषता को बता रहे हैं, तो वो हो जाएगा विशेष्य। उसी तरीके से उपमेय और उपमान है। तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना हो, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए, ठीक है। उसे उपमेय कहेंगे, जिसकी तुलना हो रही है उसे उपमेय कहेंगे, और किससे तुलना की जा रही है उसे उपमान कहेंगे। तो कर्मधारय समास में हम दो तरीके से समास को पढ़ेंगे। पहला विशेषण और विशेष्य को ध्यान में रखते हुए, दूसरा उपमेय और उपमान को ध्यान में रखते हुए। तो हम पहले बात करेंगे विशेषण और विशेष्य को ध्यान में रखते हुए। विशेषण और विशेष्य, ठीक। तो उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले समस्त पद, इधर हो जाएगा आपका विशेषण, यहाँ पे हो जाएगा विशेष्य। समास विग्रह हम लोग नीचे देखेंगे। तो पहले मान लीजिए मैंने लिखा है एक शब्द नीलगाय,